हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2022 की जो रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग एक सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में जो है पूरा एनालिसिस और पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग पाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस फील्ड से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है और इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, और पेपर पैटर्न में ऐसा लगता नहीं कि कोई भी चेंज आएगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया कि पेपर पैटर्न इस बार कैसा रहेगा। लेकिन आप 95% यही मान के चलिए कि जैसे पिछले सालों में पेपर आया है इसका वैसे ही पैटर्न इसका रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में करने होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइम और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग शायद 1 नंबर की होगी इस पे एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न रहेगा। तो ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस पेपर के बारे में, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जल्दी ही जो है इससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनको स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग रोज जो है 1-2 वीडियोस इसके बारे में, मतलब इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज आप बोल सकते हो। तो उन चैप्टर से रिलेटेड जहां से आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे हर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं वो आप करते रहें, लेकिन साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। और उससे होगा ये कि आप जो है अपना एक अच्छा स्कोर वहां पर बना पाएंगे, जिससे आप मेरिट में आ पाए। क्योंकि खाली फिजिकल क्लियर करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 70-80% वेटेज जो है मेरिट लिस्ट में आने के लिए वो आपका एग्जाम ही डिसाइड करने वाला है। तो एग्जाम के लिए मेहनत करना अभी से ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अभी से बने रहें, और जो भी मैं वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड करूंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस रिलेटेड, वो आप जरूर देखें। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपको देना नहीं होगा, एक दिन में मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट का टाइम जो है वो यहां पर देना होगा, और आपके क्वेश्चंस रोज अगर प्रैक्टिस होंगे थोड़ा थोड़ा, तो जो है आपको एंड में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा अपने अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने एग्जाम पैटर्न में बताया था कि जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं वो है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपका मैथ्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जनरल नॉलेज पहला जो पार्ट है उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने पूछा है कि रीना कौशल धम्मशक्तु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था इसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये जबकि भी बात होगी तब उसी टाइम के बारे में पूछा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना थोड़ा करंट अफेयर्स वाले पोर्शन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, और इन चीजों पे ज्यादा फोकस करें कि पहली चीज ऐसी कोई जो भी हुई हो, चाहे वो इंडिया में हुई हो या फिर वर्ल्ड में हुई हो, ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये पहली इंडियन वुमेन है जिसने ऐसा करा। ठीक है, जैसे पिछली बार ओलंपिक्स में जो है तलवारबाजी में पहली बार जो है एक वुमेन ने क्वालिफाई करा था, जिनका नाम भवानी देवी था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद है होमी भाभा प्राइज इज गिवन फॉर द स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, तो होमी भाभा प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि लेजर फिजिक्स। ठीक है, तो प्राइज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं। जैसे कि आपको पहली चीज तो है कि नोबेल प्राइज के बारे में पता होना चाहिए। इस साल के नोबेल प्राइज भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं हर फील्ड में, तो उनके नाम भी आपको याद रखने होंगे। उस पर भी मैं ट्रिक बना दूंगा जिससे आप सारे नाम इजीली याद कर पाएंगे नोबेल प्राइज के। ठीक है, तो नोबेल प्राइज हो गया, बाकी जो अलग अलग तरीके के प्राइज होते हैं जैसे पुलिट्जर प्राइज हो गया। ठीक है, और बाकी जो भी अवार्ड्स वगैरह होते हैं उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन से हमें ये दिखता है। फिर हायर द होप्स इज द बायोग्राफी ऑफ। ठीक है, तो यहां पर जो है बुक्स और ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि हायर द होप्स जो बायोग्राफी है यानी कि जीवनी जो है ये किसकी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें ऑथर्स और बुक्स वाला सेक्शन जो है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फाउंड इन, तो ये आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ईयर।
तो फोर्थ वाले का देख सकते हो, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, तो हमारे कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी होती है, जैसे आपने सुना होगा, उस मतलब 3 हड्डी होती हैं, ठीक है, हमारे कान में जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो उसी में से जो सबसे छोटी वाली हड्डी होती है वो भी वहीं पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉर्डी ऑफ अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड 2016। ठीक है, तो ये 2016 की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये है कि डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड जो वो किसे मिला है, या और भी जो परमवीर चक्र है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी डिफेंस रिलेटेड अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इस डिफेंस के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन पर भी आप जरूर ध्यान दें। मैं भी कोशिश करूंगा कि वो डिफेंस के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको कवर जरूर करवा दूं। ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनको भी मैं क्वेश्चंस में रोज ऐड करूंगा। क्लियर है, तो करंट अफेयर्स डिफेंस से रिलेटेड भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है ग्रीन इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय। ठीक है, देखो ऐसा होता है हर साल जो है किसी ना किसी इंडेक्स पर जो रैंकिंग होती है वो सभी कंट्रीज की निकाली जाती है, तो उन इंडेक्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे सपोज यहाँ ग्रीन इंडेक्स पूछा है कि किसने डेवलप किया, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक कितनी थी, ठीक है, या ग्रीन इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप करा, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली एब्रीवेटेड, तो यहां पर जो है कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं, उसके बारे में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो फुल फॉर्म बेस्ड है। उसके बाद है विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहां पर जो है डेज और मतलब डेट्स एंड डेट जो होता है उसके बारे में पूछा गया है, जैसे 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, तो ये बात तो शायद सही है, और जो इसमें मैच नहीं कर रहा होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डेज, इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये हमको यहां से पता लगता है। फिर ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइजर्स, देखो ओलंपिक का टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ओलंपिक की जो 5 रिंग्स होती हैं उनमें हर एक रिंग का क्या मतलब होता है, ओलंपिक फ्लेम का क्या मतलब होता है, प्रीवियस वाला जो ओलंपिक हुआ है उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, इंडिया ने गोल्ड किस स्पोर्ट में जीता, किसने गोल्ड जीता, तो ओलंपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है IAMAI, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, तो कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये तो आप जितना रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको बेटर पता लग पाएगा। उसके बाद मैथ्स वाले सेक्शन पर यहां पर आ जाते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर मैथ्स के, कि जैसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज नॉट इक्वल टू द अदर 3। ठीक है, तो कौन सा इनमें से फ्रैक्शन बाकी 3 जैसा नहीं है, जैसे आप पहला दे सकते हो 4/5 है, ठीक है, 4/5। उसके बाद दूसरा वाला है 9/15, तीसरा वाला है सी वाला 3/5। अब देखो 9/15 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये 3/5 ही आ जाएगा। उसके बाद डी वाला जो है उसको मैं 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो बी, सी और डी ये सभी 3/5 के बराबर है, पहला वाला जो वो सबसे अलग है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 18,225 का वर्गमूल। ठीक है, 18,225 का स्क्वायर रूट ढूंढना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। बाकी इसके ऊपर भी देख लेंगे हम, जो भी कोई शॉर्टकट वगैरह जो भी होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन आगे कर लेंगे। फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3600 बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, तो 3600 को हम किसके द्वारा जो है भाग दें जिससे क्या हो, वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसमें से आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 450। तो 450 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 जो है वो हमारा 2 का क्यूब होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस इजीली ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। फिर सम ऑफ 2 नंबर्स इज 384, एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 48, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 10 and 30 इज। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे x² इज इक्वल टू b/a, इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, तो उससे ये हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मैथ्स में यहां पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फिजिक्स वाला पार्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज k, इफ वेलोसिटी इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब उसमें बोल रहा है कि v यानी कि वेलोसिटी को डबल कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो v² है, उसको अगर हम 2v कर देंगे तो वो 4v² बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 4 टाइम्स जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है, तो सी वाला इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। यहां पर देख लेते हैं एक बार 16 का सी है या नहीं। ठीक है, तो 16 का यहाँ पर सी आंसर है। तो इस तरीके के जो है बेसिक क्वेश्चंस ही यहाँ पर आपसे फिजिक्स में पूछे गए हैं। फिर अ फुटबॉल हैज लेसर इनर्शिया देन अ स्टोन ऑफ द सेम साइज बिकॉज। ठीक है, एक फुटबॉल के अंदर जो है इनर्शिया कम होता है एक स्टोन के कंपैरिजन में, क्यों होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग 17 का।
जैसे इसका आंसर है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो फुटबॉल हैज लेस मास देन द स्टोन। ठीक है, हाँ सही बात है। देखो इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। ठीक है, इनर्शिया जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि जो कोई बॉडी अगर मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, जो कोई रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, या फिर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो इनर्शिया बेसिकली मास पर ही डिपेंड करता है। समझ आ गई बात? तो जितना ज्यादा मास होगा किसी भी चीज का उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो फुटबॉल का जो है कम मास है इसलिए उसका कम इनर्शिया होगा, और स्टोन का जो ज्यादा मास है तो उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। फिर लिखा है द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 1020 न्यूटन, देन द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अर्थ जो है वो मून को खींच रहा है अपनी तरफ 1020 न्यूटन के फोर्स से, तो मून जो है उसको कितने फोर्स से खींच रहा होगा। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर सेम ही होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आई थिंक ये 1020 नहीं होगा, ये 10 की पावर 20 न्यूटन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 18वें का देख लेते हैं क्या है आंसर। तो 18वें का आंसर सी है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि दो बॉडीज जब एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती हैं, तो पहली बॉडी जितनी दूसरे पर लगा रही है दूसरी वाली उतनी ही पहले पर लगा रही होती है। ठीक है, तो ये 1020 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 10 की पावर 20 न्यूटन। तो उसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ इसमें नहीं है। इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स 2 times its present value and its mass remains unchanged, then how would the weight of an object on the surface of the earth be affected? ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर अर्थ और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वही है, द यूनिट ऑफ जी बाई जी इज। जी यानी कि क्या होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वो रेशियो बनाकर क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से होती है। और उसके बाद जो स्मॉल जी की वो यूनिट है वो आपकी क्या है, मीटर क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो इसी तरीके से उसकी डिवाइड करके जो यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इतने ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। फिर बायोलॉजी वाले पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो स्टूल ऑफ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू मल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ठीक है, तो जो स्टूल होता है किसी भी पर्सन का वो ग्रे कलर का अगर है तो वो किस ऑर्गन की खराबी की वजह से है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, और ये शायद आपका हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर से पूछा गया है बायोलॉजी में, जो कि आपका क्लास 12 में है। ठीक है, फिर ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू बी ग्रुप पेशेंट बिकॉज। तो ए बी ग्रुप का जो ब्लड है वो बी वाले को इसलिए नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, तो इसका आंसर जो भी आपको पता होगा। ठीक है, एंटीबॉडीज के अकॉर्डिंग होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं कर सकते। फिर वर्ल्ड एड्स डे इज, तो ये शायद 1 दिसंबर को होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन इन इज, तो पेनिसिलिन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बेसिकली आपसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर के आसपास ही से पूछे गए हैं। उसके बाद है द मेन गैस कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, तो वो आपका CO2 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर देख लेते एक बार। 25वें का क्या है, 25वें का बी है। ठीक है, तो सही है हमारा आंसर 25वें का। ठीक है, नाइट्रोजन है। ठीक है ठीक है, सॉरी, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियम, तो इनमें से बैक्टीरिया कौन नहीं है, तो पहला आपका इकोलाई है। फिर उसके बाद इकोलाई तो आपका बैक्टीरिया होता है। ठीक है, वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये आपका बैक्टीरिया नहीं होता है। ठीक है, और बाकी ये गोनोरिया और ये आपका पैलिडम ये भी शायद दोनों बैक्टीरिया ही होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो शायद डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेरिकल्चर इज एसोसिएटेड विद, तो सेरिकल्चर क्या होता है, बेसिकली आपका सिल्क वर्क का जो रेयरिंग होता है वो होता है। ठीक है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप ये सोच सकते हो कि आपसे जो 11th 12th की बायोलॉजी है उससे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब आप अगर जनरल साइंस भी पढ़ते हो या और 9th 10th भी उसके साथ कवर करते हो तो आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, फिर इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया, तो अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट किस में होती है, तो इसका आंसर जो है आई थिंक ये लिवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 29 का क्या है, 29 का सी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है। और इसका एक प्रोसेस भी होता है, कुछ साइकिल करके होता है, एक नाम होता है। ठीक है, तो वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद है बायोप्सी इज द स्टडी ऑफ। तो बायोप्सी क्या होता है, बेसिकली कोई भी टिश्यू अगर हम बॉडी से निकालते हैं तो उसकी जो स्टडी होती है, ठीक है, तो उसे हम बायोप्सी कहते हैं। तो फ्रॉम लिविंग बॉडी हो जाएगा, ठीक है। डेड बॉडी वाला जो होता है उसे हम ऑटोप्सी कहते हैं, और जो लिविंग बॉडी वाला होता है उसे हम बायोप्सी कहते हैं। फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, आपकी एपिडर्मिस होती है। फिर विटामिन B2 इज फाउंड इन। तो विटामिन B2 किस में होता है, ये देख लेना, ये शायद सीरियल्स में होगा, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तो हम इसको नहीं देख रहे, ठीक है। और ECG इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट। तो ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हो गया, वो किसके लिए होता है, आपका हार्ट साउंड मतलब डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हार्ट अटैक इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 33 का डी देख लेते हैं, आंसर है 33 का डी, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। और उसके बाद जो है हु हैज बीन डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए, लैंडस्टीनर ने किए हैं, ठीक है। तो ये आपकी 12th की बायोलॉजी में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लड ग्रुप जो है वो आपका लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। फिर लॉक एंड की प्रिंसिपल वर्क्स ऑन। तो लॉक एंड की प्रिंसिपल जो है वो आपका किस पे काम करता है, एंजाइम्स पे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो कुछ लॉक और की तरह होता है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम जो है वहीं पर जाकर वर्क करता है जहां पर उसकी साइट होती है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में दिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पता है आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव स्पीशीज इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो यहां पर देखो आपको थोड़ा सा 11th-12th अच्छे से पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के लिए, जिस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो सल्फोनेशन में कौन सा एक्टिव स्पीशीज होता है, इसका आई थिंक राइट आंसर जो ऑप्शन सी वाला होगा, HSO3 पॉजिटिव, ठीक है। बाकी देख लेंगे इसका, ठीक है। और उसके बाद है हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिव, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो हेट्रोलिटिक फिजन होता है, हेट्रोलिटिक बेसिकली मतलब होता है कि जब वो दोनों आपस में टूटते हैं तो वो अलग अलग तरीके से टूटेंगे, क्लियर है। और एक होमोलिटिक फिजन होता है, ठीक है, तो उसमें सेम टाइप से टूटते हैं। तो इसका जो आंसर है वो शायद केटायंस एंड एनायन हो सकता है, ठीक है, हेट्रोलिटिक में। ओके और उसका है फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे कि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर टॉटोमेरिज्म के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म किस में, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन जो है एन ब्यूटेन का इनमें से कौन सा है, ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एंटी नॉकिंग कैरेक्टर ऑफ गैसोलीन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। तो इसका भी आंसर जो है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन आइसोब्यूटेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। तो ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो गया। फिर नेक्स्ट वाला भी जो आपका ओजोनोलिसिस के बेसिस पर, वो भी आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो गया। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वो आपको अच्छे से पढ़नी होगी। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। तो किस नंबर से जो है आपके सेम ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एक में पॉजिटिव स्पिन होता है, एक में नेगेटिव होता है। फिर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaCO2 इज, ठीक है। तो CaCO2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड की जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो ये आपका इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन हो गया। फिर एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होता है मस्ट नेसेसरली हैव, तो क्या होना चाहिए उसके ऊपर, तो एक तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, और भी मतलब जो भी होगा, ठीक है, इसके रूल्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक यहां पर पूछा है। और उसके बाद है ये जैसे आपके पास कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, जो आपका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। और उसके बाद है आई थिंक, ठीक है, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड। तो कुछ एसिड्स दिए गए हैं, जैसे फॉस्फेनिक एसिड यहाँ पर दिया गया, तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला भी जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, पी ब्लॉक में जो आपका आई थिंक 16 ग्रुप है, ठीक है, जिसमें फॉस्फोरस वगैरह है, तो वहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ जो है इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। ये आपकी इसकी आंसर की हो गई। तो मतलब ये है कि हमने जो है सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लिया है।
तो ये है कि आपको एक आइडिया पता लग गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। यानी कि केमिस्ट्री जो है वो इतनी ज्यादा इजी नहीं है, फिजिक्स मतलब ठीक है, बिलो एवरेज ही है, मतलब इजी है, लेकिन केमिस्ट्री का लेवल जो है वो थोड़ा मॉडरेट है। यानी कि केमिस्ट्री आपको इन डेप्थ पढ़नी होगी। तभी मैं बोल रहा हूं आपसे कि रोज जो है क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो बाकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।